हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियों के बारे में। ओके। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पुरातत्व का अर्थ क्या होता है। पुरातत्व, इसे ही इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। पुरातत्व को इंग्लिश में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। तो पुरातत्व अभी के समय में एक ऐसा विज्ञान है जो मानव सभ्यता एवं संस्कृति के भूतल में दबे अतीत को वैज्ञानिक ढंग से निकालकर उसकी इतिहास को प्रेजेंट करता है, यानी प्रस्तुत करता है। यानी जो दबी हुई पहले की सभ्यताएं हैं, उसे खोद कर जब निकाला जाता है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा और उसे वह इतिहास में प्रस्तुत करते हैं, उसे ही हम लोग पुरातत्व कहते हैं, यानी पुरातात्विक शास्त्र कहते हैं। पुरातात्विक शास्त्र का मतलब क्या हो गया? यह एक ऐसा विज्ञान है, पुरातात्विक शास्त्र। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। एलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है। तो मैंने किनका किनका नाम लिया? तो एलेक्जेंडर री, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट। ये सभी कौन है? तो ये सभी पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित है, यानी उत्खनन करता है। ओके। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की है। आगे देखते हैं। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगज कोई, ये एक अभिलेख है, यानी इंस्क्रिप्शन है। इसे हम लोग एशिया माइनर भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस अभिलेख को एशिया माइनर नाम से जाना जाता है? तो बोगाज कोई इंस्क्रिप्शन, यानी बोगाज कोई अभिलेख को एशिया माइनर नाम से जाना जाता है। से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। यानी बोगजखोई अभिलेख से किसके प्रमाण मिलते हैं? तो इनमें 4 वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं, मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य। मध्य भारत में भागवत धर्म यानी वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजपूत होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिला है, यानी किस स्तंभ लेख से मिला है? तो होलियोडोरस के वेशनगर गरुड़ स्तंभ से मिला है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष का पहला जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष का पहला जिक्र मिलता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगोरा अभिलेख है। दुर्भिक्ष का अर्थ क्या होता है? तो दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। दुर्भिक्ष का अर्थ होता है अकाल। जैसे दुर्भिक्ष में मरना, यानी अकाल में मरना। तो दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन है? तो सोहगौड़ा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। ओके। अब आगे देखते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुन आक्रमण की जानकारी किस स्तंभलेख से मिलती है? तो भीतरी स्तंभलेख से। किसकी जानकारी? हुन आक्रमण की। सबसे पहले भारत पर जो हुन आक्रमण हुए थे उसकी जानकारी हमें भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। सती प्रथा की जानकारी किस लेख से मिलती है? तो एरन अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, जिसके शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। यानी सातवाहन वंश के जितने भी राजा है, उसका जो इतिहास है वह एक अभिलेख द्वारा दर्शाया गया है, यानी उसका विवरण अभिलेख में दिया गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर का अर्थ क्या है? रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। रेशम के बुनकरों की श्रेणी का वर्णन मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरस्थल बुर्ज होम से गढ़तावास, जिसका अर्थ है गड्ढा घर, यानी एक गड्ढा करके उसके अंदर में जो एक घर होता है उसे हम लोग गड्ढा घर कहते हैं। तो कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गढ़तावास, गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है।
इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। तब ये गड्ढा में है तो नीचे जाने के लिए सीढ़ियां तो होनी ही चाहिए। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का भी प्रथा प्रचलित था। तो ये जो बुर्जहोम है, सबसे पहले कहाँ से मिला है? तो कश्मीर से मिला है। बुर्जहोम कहाँ से मिला है? कश्मीर से मिला है। इसका अर्थ है गर्तावास, यानी गड्ढा का घर यहीं से मिला है। और इसमें जो है मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। याद रखना है, बुर्ज होम से हमें क्या मिला है? सबसे पहले गर्तावास मिला है, और दूसरा नंबर में मनुष्य के साथ उसके पालतू जानवरों का दफनाने का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। यानी पहले के सिक्के को कौन सा सिक्के कहा जाता था? तो आहत सिक्के कहा जाता था। आहत, इसी को साहित्य में कांसा पर्ण कहा गया है। जो पहले का सिक्का हुआ करते थे तो उसे आहत सिक्का कहा जाता है, और इसी को साहित्य में क्या नाम दिया गया है? कांसा पर्ण नाम दिया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासक ने किया। तो सबसे पहले सिक्के जो हुए करते थे उस पे लिखने का कार्य किसने किया? तो यवन शासकों ने किया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो यवन शासकों द्वारा किया गया। अब हम लोग कुछ अभिलेख देखते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके शासक देखते हैं, यानी किसका विवरण मिलता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका विवरण मिलता है? कलिंग राज खारवेल का। ओके, यानी उड़ीसा के शासक खारवेल का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे हम लोग गिरनार के नाम से भी जानते हैं, उसमें रुद्रदामन का विवरण मिलता है। नासिक अभिलेख, नासिक में गौतम बलश्री का। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का। प्रयाग स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त का। एहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर में मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख में प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त का विवरण मिलता है। और देवपाड़ा अभिलेख में बंगाल शासक विजय सेन का विवरण मिलता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, इसमें उड़ीसा के शासक खारवेल का विवरण मिलता है, यानी कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़, जिसे गिरनार कहा जाता है, रुद्रदामन। नासिक से गौतमी बलश्री। प्रयाग से समुद्रगुप्त। एहोल से पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर से मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर से प्रतिहार नरेश भोज। भित्री एवं जूनागढ़ से स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख से बंगाल शासक विजय सेन। और इस अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। ग्राफी मीन्स किसी चीज का स्टडी होता है, तो अभिलेखों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी एक ऐसा सिक्का मिला था जिसमें कि समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा बजाया करते थे। तो अगर उसमें दिखाया गया है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही होता है कि समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी है। ओके। अरिक मेडू, जो कि पुदुचेरी के निकट है, यहाँ से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अरिक मेडू से कौन से सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो रोमन के सिक्के अरिक मेडू, जो कि पुडुचेरी के पास है, वहां से प्राप्त हुए हैं। रोमन के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अरिक मेडू से प्राप्त हुए हैं। और देखिए, सबसे पहले भारत के संबंध किससे थे? तो बर्मा, जिसे वर्तमान में हम लोग म्यांमार कहते हैं। मलाया, जिसे स्वर्णद्वीप अभी कहा जाता है। कंबोडिया, कंबोज कहा जाता है। और जावा, यवद्वीप कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले भारत के संबंध किसके साथ स्थापित थे? तो बर्मा के साथ, मलाया के साथ, कंबोडिया के साथ और जावा के साथ। पहला बर्मा, दूसरा मलाया, तीसरा कंबोडिया और चौथा जावा। बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा। बर्मा, मलाया, कंबोडिया, जावा, यानी ये 4 राज्य थे जिनसे भारत का संबंध था। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली, यानी उत्तर भारत में जो थी, यानी मान के चलिए इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की इंडिया का, तो ये उत्तर भारत की जो शैली थी वो नागर शैली थी।
नागर शैली थी। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नागर शैली। जैसे आप मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर को देखोगे तो वो नागर शैली पे आश्रित है। किस शैली पे? नागर शैली पे। तो उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित है, जैसे कि तमिलनाडु के बहुत सारे मंदिरों में देखने के लिए मिलता है। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है, इसलिए हम उसे वेसर शैली कहते हैं। यानी वहां पे नागर द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेसर शैली कहते हैं। कहाँ पे? तो दक्षिणापथ के मंदिरों में। ठीक है। तो उत्तर में कौन सा शैली प्रसिद्ध है? नागर शैली। और दक्षिण भारत में कौन सा है? तो द्रविड़ शैली। ठीक है। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। पंचायतन किसे कहेंगे? जैसे एक मंदिर है यहाँ पे और इसके चारों तरफ मंदिर है, चारों तरफ से यह मंदिर से घिरा हुआ है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग पंचायतन कहेंगे। आइए देखते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर चार सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण है, ये याद रखना है, कंदरिया महादेव मंदिर जो कि खजुराहो मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मोश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है मध्य प्रदेश, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है यानी उड़ीसा, दस अवतार मंदिर देवगढ़ में है यानी यूपी, गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। तो देखिए खजुराहो में इनके उदाहरण बहुत मिलते हैं, जैसे कि ये एक कंदरिया मंदिर हो गया महादेव का और लक्ष्मण मंदिर हो गया, ये दोनों खजुराहो में है। तो पंचायतन का अर्थ आप लोग समझ गए। तो यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे करेंगे। थैंक यू।